और आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उपासिका सुषमा बौद्ध जी, जो राष्ट्रीय महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वक्तागणों में माननीय जयमिन प्रियदर्शी जी, जो प्रदेश प्रभारी गुजरात के हैं। दूसरे नंबर पर वक्तागणों में जोगेंद्र नाथ सरकार जी, प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के हैं। तीसरे नंबर पर दशरथ मौर्य जी, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश। और चौथे नंबर पर एडवोकेट तजिंदर कुमार बद्दन जी, जो पंजाब से हैं। और संचालन कर रहे माननीय दयाराम महिरवार जी, प्रदेश महासचिव प्रभारी बुंदेलखंड मंडल। और कुछ दुर्भाग्य से उनका नेटवर्क काम नहीं कर पा रहा है, तो आज के इस कार्यक्रम को शुरुआत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं एडवोकेट तजिंदर कुमार बद्दन जी को, कि माननीय तजिंदर कुमार बद्दन जी आज का जो विषय है कि लोकतंत्र में नागरिक के अधिकार, नागरिकों को क्या क्या अधिकार दिया गया है, इस पर चर्चा चल रही है। कल 27 अप्रैल 2024 को भी चर्चा संपन्न हुई और आज फिर चर्चा शुरुआत हुई है चर्चा की। तो मैं माननीय एडवोकेट तजिंदर कुमार जी से निवेदन पुनः करूंगा कि वो आए और लोकतंत्र में नागरिकों के क्या अधिकार हैं उस पर अपने विचार रखें। माननीय तजिंदर कुमार बद्दन जी। शायद है नहीं। आदरणीय बाबू जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपकी आवाज आ रही है हरिवार जी? जी सर, जी सर। नहीं, तो आपकी आवाज आ रही है। और शायद एडवोकेट तजिंदर कुमार बद्दन जी जो पंजाब वाले हैं वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं मुझे। तो अच्छा, तो नेक्स्ट वक्ता तो बुलाएं। आप आवाज दे दीजिए माननीय दशरथ मौर्य जी को, जो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। जी बाबू जी, जी बाबू जी। आप आवाज दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बाबू जी। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम से मैं नहीं जुड़ पाया, इसलिए दूसरा मोबाइल ने लाया और मैंने तो एक बार पुनः मैं निवेदन कर रहा हूं आदरणीय जो अब मैं, चूंकि आदरणीय दशरथ मौर्य जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश से, वो इस विषय पर अपने विचार रखने की कृपा करें। आदरणीय दशरथ मौर्य जी। आदरणीय दशरथ मौर्य जी। हेलो। धन्यवाद संचालक जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी तथा भारतीय संविधान के रचयिता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। तत्पश्चात हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी तथा आज की जूम मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय एलपी अमृत बौद्ध जी तथा मुख्य अतिथि माननीय सुषमा बौद्ध जी तथा मुख्य वक्ता माननीय जगदीश प्रसाद बाबू जी एवं जूम मीटिंग में उपस्थित सभी उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि आज की इस मीटिंग में का विषय है लोकतंत्र में व्यक्ति के अधिकार, तो हमारे संविधान
की रचना करते समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, उसमें समावेश किया गया है, जिसके बारे में बताया गया है कि मौलिक अधिकार पहले 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिसमें से एक संपत्ति के अधिकार को बाद में समाप्त कर दिया गया। जिसमें से 6 मौलिक अधिकारों में नंबर 1 है समानता का अधिकार, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में उसका वर्णन किया गया है, जिसमें मूल रूप से धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर जो विशेष प्रतिषेध का प्राविधान, जो विशेष प्रतिषेध करते हैं उसको समाप्त करने, वैसा न करने का उल्लेख किया गया है, तथा सार्वजनिक भोजनालयों, दुकानों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों आदि में प्रवेश से जो रोका जाता था उसको समाप्त करने का करके उसमें प्रवेश करने का अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार में समाहित किया गया है उसको। तथा कुछ जो है सार्वजनिक कुओं, तालाबों, घाटों आदि पर बहुजनों को जाने से पहले रोका जाता था, उन शर्तों को न लगाने का भी हमारे मौलिक अधिकार में जो है व्यक्तियों को अधिकार दिया गया है। इसी में नियुक्तियों में क्षमता का अवसर प्रदान करने, अस्पृश्यता का अंत करने, उपाधियों का अंत करने, जैसे तमाम लोगों को कुछ उपाधि दे दी जाती थी, उनका विशेष तौर से वो होता था, उसका अंत करने का, ये सब अधिकार हमारे क्षमता के अधिकार में दिया गया है। ये संविधान में जो बाबा साहब द्वारा संविधान तैयार किया गया, उसमें ये मौलिक अधिकारों में पहला अधिकार है समता का अधिकार। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना शस्त्र के सम्मेलन के अधिकार की स्वतंत्रता, संघ बनाने का अधिकार, के किसी राज्य क्षेत्र में निवास करने का अधिकार, कारोबार करने का अधिकार, दोष सिद्ध के बिना सजा नहीं दी जाएगी जब तक उस पर अपराध सिद्ध न हो जाए, इसका अधिकार, शिक्षा का अधिकार, तथा 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, तथा गिरफ्तारी के पश्चात, पहले ऐसा होता था कि पुलिस जो है कुछ लोगों को पकड़ करके ले आई और बैठाए रखती थी, गिरफ्तारी न दिखा करके थाने में पड़े रहते थे, वो कई कई दिन तक पड़े रहते थे, उनका शोषण होता था। उससे संरक्षण का अधिकार हमारे बाबा साहब द्वारा संविधान में दिया गया कि 24 घंटे से अधिक किसी की गिरफ्तार करके थाने पर नहीं रखा जा सकता है। 24 घंटे के अंदर ही उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा और साक्ष्यों को दिखाना होगा कि हम किस आधार पर गिरफ्तार किए हैं। अनायास कोई किसी को बैठा करके गिरफ्तार करके अपने संरक्षण में रख करके शोषण उसका नहीं करेगा। तीसरा मौलिक अधिकार दिया गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, में भी जो है 14 वर्ष से कम आयु के बालक तो कारखाने अथवा खान आदि में काम न करने के लिए मौलिक अधिकारों में लिखा गया है कि जिससे इस शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 और 24 में इसका विवरण दिया गया है। तथा 5वां अधिकार है, चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये
संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है कि इसमें तथा 5वां मौलिक अधिकार सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार है, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 29 से 31 तक किया गया है। इसमें भी अधिकार दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा आदि, लिंग आदि के आधार पर उसको शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है तो उसमें राज्य सरकार जैसे अन्य व्यक्तियों के संस्थानों को जो है शिक्षा संस्थानों को सहायता प्रदान करती है, वैसे ही उस शिक्षा संस्थान को भी सहायता प्रदान करेंगे। कोई इस तरह का राज्य स्तर पर भेदभाव नहीं करेंगे। इस तरह से 6वां मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जो अनुच्छेद 32 से 35 तक में जिसका विवरण किया गया है। इसमें माननीय उच्च न्यायालय एवं संसद के द्वारा के कानूनी अधिकारों का विवरण किया गया है। तो इस प्रकार से हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जब ये संविधान की संरचना की जा रही थी तो इन 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख 7 का किया गया था, जिसमें से एक खत्म हो गया संपत्ति का अधिकार। 6 मौलिक अधिकार हमारे अब भी मौजूद हैं, जिसमें समस्त अधिकार हमारे समाहित हो जाते हैं, सबका विवरण इसमें आ जाता है। तो ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। सभी व्यक्तियों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, जिसमें पूरे सभी अधिकार समाहित हैं। तो मैं यहीं पर आज की जो है अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय हिंद। चालक जी आपके वो बंद है, म्यूट है, अनम्यूट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मौर्य जी। मौर्य जी ने काफी अच्छी बातें और खास तौर से संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं वो हम लोगों को अवगत कराया। निश्चित ही आदरणीय दशरथ मौर्य जी पुलिस महकमे में से रहे हैं, तो बहुत करीब से उन्होंने देखे होंगे कि ये अधिकार हमारे लिए क्या काम करते हैं। सर जी जय भीम, जय भीम, जय भीम। सर जी लालन जी का म्यूट कर दीजिए, लालन जी का म्यूट कर दीजिए, उनका आवाज आ रहा है लालन जी का। इसी कड़ी में मैं पश्चिम बंगाल प्रदेश से हमारे साथी माननीय जोगेंद्र नाथ सरकार जी को मैं आवाज दूंगा कि वो आए और आज की लोकतंत्र में व्यक्ति के अधिकार पर चर्चा होनी है, उस पर चर्चा करने का कष्ट करें। माननीय जोगेंद्र नाथ सरकार जी। जोगेंद्र नाथ सरकार साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं? माननीय जोगेंद्र नाथ सरकार जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। जय भीम। बहुजन समाज में जन्मे सब शांत महापुरुष का नमन करता हूँ। आदरणीय धर्म प्रकाश भारती जी और बादल सिंह बुद्ध साहब को हम नमन करता हूँ, और वेबिनार में जुड़े सब संत, सब मेंबर सदस्यों का कार्यकर्ता को हम आंतरिक अभिनंदन और शुभेच्छा रखता हूँ। आज आलोचना का विषय वस्तु है लोकतंत्र में व्यक्ति का अधिकार। लोकतंत्र मतलब है गणतंत्र, और लोकतंत्र हमारा देश में छीना जा रहा है, बहुत जगह में छीना जा रहा है। हमारा जैसे है लोकतंत्र में हमारा जो अधिकार है वो अधिकार हमको अगर नहीं मिलता है, इसका मतलब हमारा लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया है, लोकतंत्र को हमको मिल नहीं रहा है। जैसे हम कोई आदमी को देख रहा हूँ तो उसको मार के खून बहा दिया, थाना में गया तो उसको केस तो डायरी तक नहीं लिया, एक तो जनरल डायरी करके रख दिया, जहां पर अब मार के खून बहा दिया वहां तो अटेम्प्ट मर्डर का केस होना चाहिए, जो धारा होना चाहिए वो धारा नहीं लगो करके देखता है कौन मरा है, वो आदमी मरा है, पावरफुल आदमी मरा है, तो केस तो लाइट करके हल्का करके रखता है,
तो हमारा लोकतंत्र खत्म करने का काम वही कर लेते हैं। इसको खिलाफ हमको लड़ना चाहिए। जो धारा में केस होनी चाहिए वो धारा में अगर केस नहीं जाता है तो हमारा लोकतंत्र कहाँ रहा, बचा कहाँ लोकतंत्र? तो लोकतंत्र खत्म हो गया, हाईजैक कर लिया है। इस तरह से करते हैं। हमारा आदमी को मरते हैं तो उसको जब थाना में जाते हैं ना तो केस लेने नहीं चाहता है, बोलता है नहीं यार डायरी नहीं होगा, एक तो अगर मुश्किल से होगा तो जनरल डायरी करके छोड़ दिया। कहाँ तो अब ऐसे हमारे होगा तो हमारा लोकतंत्र तो खत्म हो गया। लोकतंत्र अगर मिले, हमारे संविधान में जो चीज अधिकार हमको दिए हैं वो अधिकार हमको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो हमारे जबरदस्ती छीन के ले रहा है। हम जो चीज को वोट देने जाता हूं, अगर वोट देने के रास्ता में रोक लेता है, देने नहीं जाता है, मारपीट करके भगा देते हैं, तो हमारा लोकतंत्र कहाँ बचा? लोकतंत्र तो खत्म कर दिया हमारा। देश का लोकतंत्र बचाने के लिए हमको यूनाइटेड होना जरूरी है, एक कटा होना जरूरी है। जब तक हम यूनाइटेड नहीं रहेंगे तो हमारा लोकतंत्र खत्म कर देगा। आपको अधिकार को जो जिसको आप चुनने चाहेंगे उसको आप चुन नहीं पाएंगे, उसको सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, और आपको हो सकता है जाने ही नहीं दे बूथ तक, वही आपको कोई कर दिया। हो सकता है घर में धमका के चला गया, वोट नहीं चला तो ये कर दूंगा। तो इस तरह से बहुत कुछ हो सकता है। लोकतंत्र हाईजैक हो सकता है, लोकतंत्र को खत्म कर सकता है। लोकतंत्र को बचाने के लिए एक ही रास्ता है, संगठन बनाना पड़ता है, यूनिटी बनाना पड़ता है। बाबा साहेब का संरक्षण, बाबा साहेब के संविधान को हम लोग अगर बचा के रखेंगे, अगर सही सही वो इम्प्लीमेंट हो तो हमारा लोकतंत्र बरकरार रहेगा। बाबा साहेब ने बोला जो संविधान हम बनाया वो संविधान अगर अच्छा आदमी के हाथ में आए तो हमारा संविधान बहुत अच्छा साबित हो जाएगा, और ये संविधान अगर गलत आदमी के हाथ में आ गया और गलत आदमी इस्तेमाल करने लगेगा तो ये संविधान बुरा साबित हो जाएगा। तो संविधान में जो भी कुछ है ठीक ठाक का इस्तेमाल हो तो हमारा संविधान में कोई आचर नहीं आएगा, संविधान को कोई समस्या, संविधान को बरकरार रहेगा। और संविधान लोकतंत्र हम बरकरार तब रहेगा अगर ठीक ठाक से संविधान अगर इम्प्लीमेंट हो। तो अगर संविधान इम्प्लीमेंट ना हो तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, हाईजैक हो जाएगा। हाईजैक बहुत जगह में करते हैं, तो लोकतंत्र का हाईजैक करने के लिए, लोकतंत्र खत्म करने के लिए जो प्रयास करते हैं उसको रोकने के लिए एक ही तरीके का संगठन बनाना पड़ेगा। बिना संगठन से आपको लोकतंत्र बचा नहीं सकता है। लोकतंत्र अगर खत्म हो गया तो आपको लिए लाया जाएगा जो उनको मनमानी राजतंत्र लाया जाएगा, उसमें आपको गुलामी छोड़कर और कोई रास्ता नहीं बनेगा। गुलामी से मुक्त होने के लिए, गुलामी से बचने के लिए लोकतंत्र को आपको बचाना पर जरूरी है। और लोकतंत्र आप बचाने के लिए लड़ाई नहीं करेंगे तो आपको लिए गुलामी, एकदम गुलामी का रास्ता खुला है, गुलाम बनना है आपको पक्का। तो हेलो हेलो दे रहा है, हेलो आ रही है आपकी? सर आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक। तो इसलिए हमारा लोकतंत्र है तो गणतंत्र है, और गणतंत्र है तो हमारा संविधान भी बचा है। अगर संविधान, लोकतंत्र नहीं है तो संविधान नहीं बचेगा, और संविधान नहीं बचेगा तो हमारे लिए गुलामी का रास्ता एकदम पक्का है। और गुलामी का रास्ता से निकलने के लिए एकमात्र रास्ता है लोकतंत्र को बचाना। लोकतंत्र बचेगा तो हमारा संविधान बचेगा, और संविधान बचेगा तो हमको न्याय मिलेगा, हम गुलामी से मुक्त रहेंगे, हमको देश में हम लोग ठीक ठाक से जी पाएंगे। तो हम ज्यादा नहीं कुछ बोलने चाहता हूँ। ये मंच पे बहुत प्रधान वक्ता है और सभी और बात करेंगे, इसको बारे में चर्चा करेंगे। हम सभी को आंतरिक अभिनंदन और शुभेच्छा रखते हुए मेरा बात यहाँ विराम देना चाहता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। संचालक जी चलिए आगे बढ़ाइए। मुझे लग रहा कि फिर
भाई दयाराम अहिरवार जी, कहीं आवाज नजर आ रही है? नहीं नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तो मैं आगे बढ़ाते हुए बहुत बहुत साधुवाद है माननीय जोगेंद्र सरकार जी, प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम बंगाल, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और इसी कड़ी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आमंत्रित करता हूं जयमीम प्रियदर्शी जी, जो प्रदेश प्रभारी गुजरात हैं, और मैं उनसे बड़े विनम्र निवेदन के साथ कहूंगा कि माननीय जयमीम प्रियदर्शी जी, आप लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकार के विषय पर अपने विचार स्पष्ट करने का कष्ट करें। माननीय जयमीम प्रियदर्शी जी। प्रियदर्शी जी को हमारी आवाज, अभी तो थे मेरे, मैंने उनको देखा था। हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही, बढ़िया आ रही है। हाँ, और जय भीम, नमो बुद्धाय सबको। नमो बुद्धाय, जय भीम। सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध को मैं नमन करता हूँ। बहुजन समाज में जन्मे नामी अनामी महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ और अपने मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर को वंदन करके मेरी बात को आज रखूंगा। आदरणीय धर्मप्रकाश भारती साहब, आदरणीय बदल सिंह बोध साहब, आज के विषय के लोकतंत्र में व्यक्ति के अधिकार, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय LP अमृत बोध साहब। मुख्य अतिथि माननीय सुषमा बोध जी, मुख्य वक्ता जगदीश प्रसाद बाबू जी और जोगिंद्र नाथ सरकार जी और दशरथ मौर्य जी, और जुड़े सभी मेरे जूम मीटिंग में जुड़े सभी मेरे उपासक उपासिकाओं का मैं अभिवादन करता हूँ। ये लोकतंत्र की जब बात करता हूँ तो मुझे एक मशहूर कवि हो गए डॉक्टर हरिओम पवार, उनकी कुछ पंक्ति आ जाती है जो इसके ये विषय के मायने रखती है। मैं भारत का संविधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरा अंतर्मन घायल है, मेरा अंतर्मन घायल है, दुख की गांठें में खोल रहा हूँ। मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ और आजादी का मैं विजय पर्व हूँ। मैं बाबा भीमराव का मन हूँ और लोकतंत्र का उद्बोधन हूँ और अधिकारों का मैं संबोधन हूँ। इसीलिए लोकतंत्र में अधिकार संविधान से आते हैं। इसीलिए संविधान निर्माता मसीहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मैं नमन करता हूं और इनका मैं ऋणी हूं। ऐसे देखा जाए तो दुनिया की जो शासन प्रणाली है, इसका अध्ययन किया जाए तो विविध शासन प्रणाली पूरे विश्व में प्रचलित है, प्रणाली है। लोकतंत्र है, एकात्म शासन है, संघात्मक शासन है, संसदात्मक शासन है, यानी कि राजाशाही है, कुलीन तंत्र है, शानाशाही है और लोकतंत्र है। लोकतंत्र मीन्स डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीकी शब्द डेमोस मीन्स लोग और कैट्रास मीन्स नियम और शासन। इसका मतलब होता है डेमोक्रेसी मीन्स लोगों का शासन, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा जो शासन है इसको लोकतंत्र कहा जाता है। दैट इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल एंड गवर्नमेंट फॉर द पीपल। इसे देखें तो 6वीं सदी बिफोर करंट इरा में बिहार का वैशाली, जहां से सारी दुनिया को लोकतंत्र की प्रेरणा मिली, और वैशाली बिहार का जो है, मैंने कई बार मुलाकात लिया है, ये गणतंत्र की जननी है। पूरे विश्व में जो लोकतंत्र शुरुआत हुई तो लोकतंत्र का इतिहास जो बताता है वो वैशाली से पूरे दुनिया के अंदर लोकतंत्र का प्रणाली चालू हुआ। मैं थोड़ा इतिहास की बात करूंगा सर, जरा टाइम परमिट करे तो। 1858 के लेकर 1947 तक इस देश में ब्रिटिश हुकूमत हटाने के लिए विविध आंदोलन हो रहे थे। बाबा साहब
दलित समाज की सामाजिक व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए ब्राह्मणी व्यवस्था को समाप्त करने में पुरजोश को काम कर रहे थे। इस दौरान 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत के लोगों को ब्रिटिश सत्ता हस्तांतरण के लिए अंतिम रूप देने के लिए एक मिशन बनाया, जिसको कैबिनेट मिशन कहा गया। और इसके तहत संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 46 को संपन्न हुई और भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन 19 अगस्त 47 को बाबा साहब को बनाया गया। और बाबा साहब की अध्यक्षता में ये भारत का जो संविधान तैयार होगा, और संविधान बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा। और इसमें जो खर्चे की बात की जाए तो 36,96,270 रुपीज इसमें टोटल खर्चा किया। इसी कड़ी में आगे बढ़े तो ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में पारित कर दिया। और ये अधिनियम के तहत भारत के 2 हिस्से हो गए, और एक पाकिस्तान और एक भारत, 2 अलग राज्य अस्तित्व में आए। ये कुछ नहीं मगर सत्ता का हस्तांतरण था, इसे ट्रांसफर ऑफ पावर। और 26 जनवरी 50 को भारत का संविधान जो अस्तित्व में आया, और ये संविधान में भारत में स्वतंत्रता अधिनियम को निरस्त कर दिया। जो ब्रिटिश का बनाया हुआ था स्वतंत्रता अधिनियम, उसको निरस्त कर दिया गया। और इसी तरह भारत में ब्रिटिश काउंट के अधिराज्य के रूप में समाप्त हो गया, और ब्रिटिश का जो हुकूमत था वो भारत से चला गया। और संविधान लागू होते ही भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन गया। भारतीय संविधान की रचना में बाबा साहब ने अहम और उत्कृष्ट योगदान के द्वारा संपूर्ण भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय आधारित संवैधानिक व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त किया, तथा सामाजिक न्याय और नैसर्गिक न्याय की कल्पना साकार हुई, और भारत में लोकतंत्र का उदय हुआ। और इस संविधान के जरिए जो मौलिक अधिकार और फंडामेंटल राइट्स हमको दिए गए, इससे लोकतंत्र में व्यक्तियों का अधिकार जो है, इससे पहले थोड़ी बात तो हो गई, मैं दोहराना चाहूंगा कि मौलिक अधिकार का जो वर्गीकरण है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, और सांस्कृतिक तथा शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और खास करके मैं जो बात करना चाहूंगा, तो देयर आर सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट के लिए सोशल सेफगार्ड, इकोनॉमिक सेफगार्ड, एजुकेशन एंड कल्चरल सेफगार्ड, पॉलिटिकल सेफगार्ड एंड सर्विस सेफगार्ड, ये इतने जो 5 है वो पर्टिकुलरली एससी के लिए सेफगार्ड बनाए गए। और आर्टिकल वाइज हम जो बात करने जाए तो आर्टिकल 12 में सामाजिक न्याय एवं स्वास्थ्य का अधिकार मूलभूत अधिकार में माना जाएगा। आर्टिकल 13 में जाए मूलभूत अधिकारों की असंगतता उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां सरकार नहीं बनाएगी, और जो विधियां जो असमानता फैलाती इस पर रोक लगा दी गई। तो मनुस्मृति को हटा दिया गया संविधान की कलम 13 से, ऑफिशियली मनुस्मृति का कोई अस्तित्व नहीं है। वो बाबा साहब ने आर्टिकल 13 में लिखा कि जो विसंगतता फैलाती है धर्म पुस्तक, इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, और ऐसा कोई पुस्तक और ऐसा कोई धर्म पुस्तक सरकार नहीं बनाएगी, ऐसा आर्टिकल 13 में एक अधिकार दे दिया। आर्टिकल 34 में बात करूं तो विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल जो 15 है वो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के और स्थल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थल का प्रवेश का अधिकार, कुएं, तालाब और स्नानागारों और सड़कों पर चलने का हमको अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन से मिला। 16 अनुच्छेद जो बात करें तो लोक नियोजन के लिए अवसर की समानता और नियुक्तों और पदों के लिए आरक्षण
की बात जो कही, कितने लोग भ्रम फैला रहे हैं कि ये जो आर्टिकल 16 में जो बात कही इसमें कोई समय सीमा नहीं है, देयर इज टाइम लिमिट फॉर पॉलिटिकल रिजर्वेशन। ये नौकरियां और शिक्षक संस्थाओं के अंदर जो रिजर्वेशन है इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई समय अवधि नहीं रखी गई है, और आर्टिकल 17 से अस्पृश्यता का अंत भारत में हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट जो आर्टिकल है 1919, वाक स्वतंत्रता आदि विशेष अधिकार, वाणी स्वतंत्र और अभिव्यक्ति का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स। हम जो आज बहस के सरकार के अगेंस्ट में भी बात कर रहे हैं, वो अधिकार बाबा साहब ने आर्टिकल 19(2) में दिया है। हम सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं, सरकार की टीका भी कर सकते हैं, वो और सरकार हमें कुछ नहीं कर सकती है। यदि ऐसा कोई मामला बनता है तो आर्टिकल 32 में जो प्रोविजन बाबा साहब ने किया है कि अपना जो मौलिक अधिकार दिया है, मौलिक अधिकार का कोई हनन होता है तो ऐसी परिस्थिति में एनीबडी कैन अप्रोच डायरेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हमारा मौलिक अधिकार है, वो मौलिक अधिकार को जो हनन कोई भी कर सकता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए मैं जाहिर में भी लेक्चर करता हूं तो सरकार की आलोचना भी करते हैं, गलत नीतियों जी सरकार की इसका भी बात करते हैं, मगर कोई मुकदमा नहीं होता है। इसका मेन रीजन है कि आर्टिकल 19 के अंदर बाबा साहब ने जो प्रोविजन रखा है। और सर समय का भी ध्यान रखें, वेरी सॉरी सर, समय का भी ध्यान रखें सर। मुझे मैं चलो थोड़ा कट कर देता हूं, जस्ट 5 मिनट समझे, 5 मिनट दीजिए सर। 5 मिनट बहुत हो जाएगा सर, वेरी सॉरी। बहुत हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं कंक्लूड करता हूं। आप जल्दी से कंक्लूड कर दीजिए हाँ, सर शिक्षा अपनी का बात को। अधिकार जो 21 में दिया है, और आर्टिकल 25 में जो आप बात कही है, अंतःकरण की धर्मों को प्रभावित रूप से मानना, आचरण और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता जो दी गई है, और 32 में जो मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट पे हम जा सकते हैं, और SC कमीशन, ST कमीशन 30, 338, 340 और 340 आर्टिकल में बैकवर्ड क्लास कमीशन की बात की गई है। और मैं बात करूंगा कि आज देश में तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, अनडिक्लेयर इमरजेंसी है, ऐसा माहौल देश के अंदर बनाया गया है। संविधान हटाने और बदलने की बात जोर जोर से की जा रही है। PM के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर विवेक देब्रॉय ने एक नए संविधान की हिमायत की। साउथ का एक संसद भी बोला कि संविधान बदलने की बात जाहिर में करता है। सरकार बाबा साहब को नफरत करती है, संविधान से नफरत करती है, और हमारे रिजर्वेशन को भी लोग नफरत करते हैं। इसीलिए संविधान को बचाना है। जब तक संविधान जीवित है तब तक बाबा साहब भी जीवित है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पुश्तियां मिट गई उनकी मुझे मिटाने में। बाबा साहब कहते पुश्तियां मिट गई उनकी मुझे मिटाने में, अब तक ते मरा नहीं मिटा नहीं, मैं जिंदा हूँ किताबों में, मैं जिंदा हूँ भारत के संविधान में। इसीलिए हमें संविधान को बचाना है, और संविधान बचेगा तो हम बचेगा। और इसीलिए संविधान को बचाने के लिए हमें जितना मेहनत करना चाहिए करना होगा, क्योंकि यह आज की सरकार लोकतांत्रिक ढंग से लोकतंत्र को खत्म करने में लगी है। और अंत में एक वोट की बात करके 1-2 मिनट में मैं कंक्लूड करूंगा। फिर वही जब बात, संविधान लागू हुआ तो एक बार बाबा साहब संसद से बाहर निकलते थे, मुस्कुराते थे। तो बाबा साहब मुस्कुराए तो उस समय कांग्रेस के आचार्य कृपलानी ने पूछा कि बाबा साहब आज इतने खुश क्यों लगते हो? तो बाबा साहब ने कहा कि पहले रानी के पेट से राजा का जन्म होता था, मैंने अभी ऐसी एक व्यवस्था कर दी है कि अभी मतपेटी से राजा का जन्म होगा। तो आचार्य कृपलानी ने कहा कि बाबा साहब आपको बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि आपके लोग गरीब, लाचार और बिकाऊ है, वो लोग को हम खरीद लेंगे और सरकार हमारी बनाएंगे। तब बाबा साहब ने कहा कि मैं कबूल करता हूं कि आज मेरे लोग गरीब, लाचार और बिकाऊ है, मगर एक दिन जरूर आएगा, इस दिन उसको पता चलेगा कि इनके वोट की कीमत क्या है, इसके वोट की पहचान क्या है। उस दिन आपके जैसे लोग पेट्रोल लेकर भीख मांगोगे, ऐसा बाबा साहब ने बताया। इसीलिए एक वोट की वैल्यू क्या होती है ये सरकार
सरकार को उखाड़ कर फेंकने की जो क्षमता रखता है, वोट रखता है। इसीलिए हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए। मुझे आप सब शांति से सुना, ये बदल सबका धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद माननीय जयमिन प्रियदर्शी जी। बहुत मेहनत से आपने तैयार किया अपने इस वक्तव्य को, और बहुत बढ़िया ढंग से लोगों को बीच में समझाने का प्रयास भी आपने किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साधुवाद आपको। और मैं अब चंद मिनट के लिए माननीय आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष एलपी अमृत बहुत जी से निवेदन के साथ में कि मैं 2-3 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। पुनः मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कोट कोट नमन करते हुए, महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को कोट कोट नमन करते हुए, मानवर काशीराम साहब जी को कोट कोट नमन करते हुए, सभी संतों गुरुओं महर्षियों को कोट कोट नमन करते हुए, सभी यहाँ पर उपस्थित राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, सामाजिक न्याय परिषद और धम्म सेवक संघ के बहुत सम्मानित पदाधिकारीगण और बहुत ही सम्मानित जो बिना पद के इस जूम की मीटिंग में बैठे हुए, बहुत ही हृदय की गहराइयों से मैं उनका अभिनंदन भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं कि आप सुन रहे हैं। और अभी बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश के हैं, मैं उनको भी जय भीम बोलते हुए अपनी बात को शुरू करता हूं। ये हमारा जो विषय है आज का कि लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकार, ये संविधान के भाग 3 में जो बाबा साहब ने दिया है, उससे पहले यदि हम पूरे संविधान को पढ़ें तो संविधान के पढ़ने के प्रथम पेज पर जो भारत के इस आदर्श संविधान की आत्मा है, जिसे हम उद्देशिका के रूप में भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं तो उसको संविधान की आत्मा के ही रूप में कहता हूं कि वो सारे निचोड़ उस प्रस्तावना में रखे गए हैं कि इस भारत देश को संपन्न प्रबुद्ध बनाने के लिए देश के लोगों की सामाजिक प्रगति हो, देश के लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो, देश में प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक न्याय मिले, उनके विचारों को सुना जाए, उनको अभिव्यक्त की स्वतंत्रता दी जाए, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी जाए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता दी जाए, तब जाकर के यह हमारा भारत देश जो है, राष्ट्र में हमारा जो राष्ट्र है वो गरिमामय बन पाएगा। और उस गरिमामय बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात बाबा साहब ने लिखी है, इस देश में बंधुता बढ़ाने के लिए, इस देश में बंधुता बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारा जो आज का विषय है उस विषय पर बहुत ही बढ़िया से माने उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष इंस्पेक्टर साहब दशरथ मौर्य जी ने तो पूरी अपनी बात कह डाली और उसको एक्सप्लेन भी किया कि हमारे देश में, इस भारत के संविधान में जो हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, 7 थे, एक खत्म करके 6 रह गए हैं, और उन 6 को 21 खंडों में, छोटे छोटे लाइनों में 21 बातों में विभाजित करके बाबा साहब ने लिखा है। हमारे जो मूल अधिकार हैं 21 में है, तो 21 बातों को उन्होंने अलग अलग ढंग से उल्लिखित किया है। इसको बहुत ही सुंदर ढंग से अभी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष जी ने बताया। कल भी मैं बहुत देर से इस बात को माननीय अध्यक्ष जी सुन रहा था, और आज भी संविधान पर खतरा है। ये बातें जो कही जा रही हैं, लेकिन हम इस बात को एहसास नहीं करते कि संविधान पर खतरा है। संविधान
संविधान पर खतरे की बात वो लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं जिनको खुद को खतरा है। जो इस देश के नागरिक हैं उन्हें संविधान की एक धारा के बारे में भी जानकारी नहीं है। जब उनको एक धारा के बारे में जानकारी नहीं है तो खतरा उनको कहां हो रहा है? वो तो वैसे ही खतरनाक स्थिति से गुजर रहे हैं। खतरा तो उनको जो राजनीतिक दलों को जो चिल्ला रहे हैं कि देश में संविधान खत्म हो रहा है। संविधान तो उस दिन खत्म हो गया 28 मई 2022 को जब भारत की संसद में संगोल की स्थापना हो गई। संविधान तो उसी दिन खत्म हो गया। तो किसी भी राजनीतिक दल ने यह नहीं कहा कि संविधान खतरे में पड़ा हुआ है। केवल भारत की धरती पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा माननीय धर्म प्रकाश भारती के नेतृत्व में, हमारे जो पूर्व एमएलसी साहब हैं माननीय धर्म प्रकाश भारती जी के नेतृत्व में और सभी हमारे साथियों के नेतृत्व में जो जंतर मंतर पर एक का माननीय राष्ट्रपति जी को जो ज्ञापन दिया गया वो पहली बार दिया गया। तब राष्ट्रीय दल कहां थे? तब उनको खतरा नजर नहीं आ रहा था। चुनाव आ गया, चुनाव के पहले से चिल्लाना कर दिया कि संविधान पर खतरा है। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं सभी साथियों को कि कुछ लोग इस देश में हैं जिनको पहले भी सारे अधिकार प्रदत्त थे और देश आजाद होने के बाद आज भी सारे अधिकार प्रदत्त है। लेकिन तमाम इस देश में ऐसे लोग हैं जिनको पहले भी अधिकार नहीं थे और आज भी केवल उनके अधिकार कागजों में है। कागजों के अलावा धरातल पर उनको कोई अधिकार नहीं मिल रहे। ये मेरा अपने विचार है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो संविधान बताया था कि गवर्नमेंट, जिस गवर्नमेंट की संरचना के बारे में बताया था कि बाई द डेमोक्रेसी, ऑफ द डेमोक्रेसी, फॉर द डेमोक्रेसी, कहां है ये? कल भी चर्चा हुई थी कि नागरिकों के हाथ में सत्ता आनी चाहिए। अरे 95 का 99% नागरिक संविधान के बारे में नहीं जानते। उनसे पूछे कि संविधान की रचना किसने की है तो शायद बता भी नहीं पाते हैं, तो एक अनुच्छेद के बारे में नहीं बता पाए। ये हमारे लोगों की भी गलतियां। हमारे क्या अध्यापक नहीं है? हमारे अध्यापक बहुत हैं, मैं उन पर नहीं जाना चाहता हूं क्या लोग कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी भी, हमारे वाम सेब के लोगों ने, हमारे पढ़े लिखे लोगों ने, कभी शिक्षित समाज के लोगों ने समाज में बैठ करके एक एक अनुच्छेद की बात करने की कोशिश नहीं की। आज कानपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर माननीय आरसी धीमान जी अपनी बात को कितनी ईमानदारी के साथ में और कितने सरल ढंग से वो सबको सोमवार को शाम को 8 बजे इस बात को कहते हैं। लेकिन संविधान वाचन के समय कभी कभी तो 3 या 4 लोगों का चेहरा नजर आता है, बाकी लोग तो अपने वीडियो भी आप कर देते हैं। कहाँ रहते हैं ये कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए आप भोजन के लिए चले जाते हैं, भोजन आपका तैयार है तो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट पूरे 1 घंटे तक वीडियो पर आता है। केवल हम उनकी हाजिरी देखते हैं कि हाँ फला आदमी जुड़ गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है। तो मेरे साथियों, क्योंकि समय तो वैसे भी 10 बजने वाले हैं, मैं ज्यादा समय अब नहीं लूंगा। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, उपस्थित जितने भी मेरे भाई बंधु, सम्मानित भाई लोग इस बात को सुन रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार, माननीय राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष जी बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी लोग कुछ लोगों को जोड़ें। तो हम तो देख रहे हैं वो स्वयं भी नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो कुछ लोगों को जोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। वो कितनी बार अपनी विनती लोगों से कहते हैं। तो आप लोगों के कंधों पर इन नए भारत के निर्माण की जो पटकथा लिखी जानी है। आप मत सोचिएगा अगर राजनीतिक स्तर के लोग आपके संविधान को बचा पाएंगे। संविधान बचाने की जिम्मेवारी केवल राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, सामाजिक न्याय परिषद और धम्म सेवक संघ की है। सामाजिक न्याय परिषद के लोग, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लोग मैत्री को बनाए, जिसमें बाबा साहब ने लिखा था कि मैत्री बंधुता बढ़ाने के लिए हमको दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। तो हम सभी लोग मैत्री को बढ़ाएं और मैत्री के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ते जाएं और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का स्वरूप इतना विशाल बना दे। और विशाल बनने के बाद ये सभी लोगों के अंदर एक भावना पैदा कर दें जो बाबा साहब ने कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड देन ऑर्गेनाइजेशन।
तो हम सभी लोगों को दूसरे नंबर पे काम करना, पहले नंबर पे काम करना केवल एजुकेट करना है और लोगों को एजुकेट करना, शिक्षित करना है और लोगों को एजुकेट करना, आंदोलन के लिए तैयार करना है, उनको उद्वेलित करने के लिए हमें तैयार करना है। और जब तक हम उनको आंदोलित करने के लिए तैयार नहीं कर पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यह सारा काम केवल से केवल राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का है। हम सभी लोगों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, लगन के साथ। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो हैं हमारे इस महिला बैंक के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपासका सुषमा बौद्ध जी, श्रद्धेय सुषमा बौद्ध जी, मैं बड़े सम्मान के साथ में, बड़े आदर के साथ में मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात को, जो आज का विषय है कि लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकार पर जो चर्चा चल रही है, उसमें अपनी सहभागिता निभाएं। माननीय श्रद्धेय सुषमा बौद्ध जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आपकी आ रही है। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए सामाजिक क्रांति के अग्रदूत राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, संविधान निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, माननीय कांशीराम साहब तथा बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरु और वीरांगनाओं को मैं अपने तहे दिल से सतत नमन करती हूँ। और आज की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय LC अमृत बोध साहब जी, जबलपुर मध्य प्रदेश। मुख्य वक्ता मान्यवर बाबू जी, प्रभारी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दिल्ली। हमारे मुख्य वक्तागण मान्यवर जयमिन प्रियदर्शी साहब जी, प्रदेश प्रभारी गुजरात। मान्यवर जोगेंद्र नाथ सरकार साहब जी, पश्चिम बंगाल। मान्यवर दशरथ मौर्य जी, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश। एडवोकेट संजीदर कुमार बदन जी, पंजाब। संचालन कर रहे हैं एडवोकेट दयाराम अहिरवार साहब जी, प्रदेश महासचिव बुंदेलखंड मध्य मंडल प्रभारी। बादल सिंह बौद्ध साहब जी, आचार्य इंजीनियर किशोर साहब जी तथा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक परम आदरणीय धम्म प्रकाश भारती साहब जी, और इस वेबिनार में जुड़े हुए तमाम उपासक और उपासिकाएं, सबों को मेरे ओर से नमो बुद्धाय जय भीम के अभिवादन। नमो बुद्धाय जय भीम। आज दिनांक 28 अप्रैल 2000 सोमवार को एक कार्यक्रम किया जा रहा है, जो विषय है लोकतंत्र में व्यक्तियों के अधिकार। लोकतंत्र में व्यक्तियों का अधिकार क्या है? अगर हम लोग गहन चिंतन किया जाए तो सारा कुछ भारत की उद्देशिका में ही लिखा गया है, जो हम भारत के लोग से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने शुरुआत किए हैं। लेकिन आज भारत के संविधान बने आज 70 साल समय लग गया, फिर भी भारत के तमाम लोगों को इस संविधान के बारे में जानकारियां नहीं है। यही कारण है कि आज जो है हमारा फंडामेंटल राइट, भारत के संविधान खत्म होने की कगार पे है। ये मनुवादी सरकार नहीं चाहती है कि भारत का संविधान रहे। जिस समय भारत का संविधान लागू नहीं थी, उसके पूर्व में अगर देखा जाए तो हमारे महान महापुरुषों जैसे संत कबीरदास, संत रैदास जी, जो समता स्वतंत्रता बंधुत्व की बात भारतीय संविधान में लिखी गई है, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने लिखे उसी बात को जो है कि प्रचार प्रसार और गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का काम संत रैदास साहब जी कर रहे थे, जिनकी हत्या कर दी गई। लेकिन इन महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब
ने सबसे पहले भारत का संविधान बना जो सुरक्षा कवच है। 1950 ईस्वी में संविधान उन्होंने बनाया। इसके बाद जो है कि 1956 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब बौद्ध धर्म को अपनाया। क्यों? क्योंकि इस भारत के संविधान आर्टिकल 13 में फंडामेंटल राइट जो दिए हैं, सारा अधिकार दिए हैं, मौलिक अधिकार। आर्टिकल 19 में बोलने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार। आर्टिकल 25 से लेकर 29 तक किसी भी धर्म को अबाध्य रूप से मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। ये सारा जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब इस सुरक्षा कवच दिए। जिस तरह के पूर्व में देखा जाए कि मनुस्मृति से देश चलता था, जिस मनुस्मृति में लिखा था कि किसी भी शूद्र समाज के व्यक्ति को अगर कोई मार देता है, खून कर देता है, तो एक इजी समझा जाता था, जैसे कुत्ता बिल्ली तो मरने का बराबर में समझा जाता था। और कुछ उन लोगों के ऊपर कार्रवाई भी नहीं किया जाता था। जैसे महान शख्सियत संत रैदास महाराज जी को एक चौपाई जो बोले थे, उससे उनको हत्या कर दिया गया था। वो बोले थे, जीवन 4 दिवस की मेला रे, ब्राह्मण भी झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे, और मंदिर भीतर मूरत बैठी, बाहर पूजत चेला रे, पत्थर मूरत कुछ तो नहीं खाते और खाते बाभन चेला रे, जीवन 4 दिवस की मेला रे। जो सारा कुछ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहे थे, उसमें उन्होंने पहले प्रतिज्ञा में लिखा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। ये कहाँ से आती है? आर्टिकल 19 से देखा जाए या 25 से लेकर 28 से, किसी भी धर्म को हम अबाध रूप से मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। तो उन्होंने नकारा। वो बोले ब्रह्मा झूठा है, उसका वेद भी झूठा है। बाबा साहब भी बोले कि किसी भी हिंदू धर्म को, वेद को सुधारा नहीं जा सकता, बल्कि उसे छोड़ा जा सकता है। ये बाबा साहब भी बोले। तो जो हमारे पूर्व में महापुरुषों ने संघर्ष किया, इस सारा कुछ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब बहुत गहन चिंतन करने के बाद जो है वो भारत की उद्देशिका में ही ये राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात कही है, समता स्वतंत्रता की बात कही है। लेकिन क्या वास्तविक में भारत के संविधान को खत्म कर दिया गया है? अगर किसी भी व्यक्ति की इसमें आजादी दी गई है, तो किसी के ऊपर अत्याचार शोषण होता है और वो थाना में FIR दर्ज करवाने जाता है, तो उल्टा मुकदमा उसी पर कर दिया जाता है। तो कहाँ भारत का संविधान के इन मनुवादी सरकार पालन कर रहा है? इसे तार तार करके रख दिया है। तो जो हमारे संस्थापक महोदय जो इतना बड़ा काम सामाजिक न्याय परिषद, धम्म सेवक संघ, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के थ्रू बनाए हैं, जब तक इसका विस्तार रूप से प्रचार प्रसार नहीं होगा और बुद्ध के विचारों को लोगों को जन जन तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक जो है इस भारत का संविधान और लोकतंत्र को हम कभी नहीं बचा सकते हैं। इसलिए जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब तन मन धन के बारे में बताए थे, हिंदू राष्ट्र तुम कभी मत बनने देना, जो संस्थापक महोदय बार बार दोहराते हैं और हम लोगों को समझाने का काम करते हैं कि अपना सारा ताकत को झोंक देना, संपत्ति को झोंक देना, लेकिन इस भारत का संविधान को जो है वो मिटने नहीं देना। तो ये हमें भारत की संविधान बचाने की जरूरत है। जो फंडामेंटल राइट दिए हैं, वास्तविक में जो है बहुजन समाज से फंडामेंटल राइट जो है छीना जा रहा है। और जैसे फूल के तरह एक एक जो फूल के नोच दिया जाए और फूल सिर्फ खोखला बन जाता है, उसी तरह जो है मनुवादी सरकार लगी हुई है कि भारत का संविधान केवल किताब बन करके रह जाएगा और संशोधन करके एक एक पन्ने को जो है संशोधन करके और इस भारत के संविधान को खत्म करने में ये मनुवादी विचार इस सरकार लगी हुई है। तो इस पे हम लोगों की सोचने की जरूरत है। बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवी साथी लोग जुड़े हुए हैं, जो भी तो मैं सीखने के काम करती हूँ। मैं इन्हीं जन शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रद्धेय सुषमा बौद्ध जी, जो
राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महिला विंग की, बहुत बहुत साधुवाद। आपने संत शिरोमणि रैदास, कबीर दास, इन सब की हत्या के बारे में जिक्र किया और बाबा साहब के बारे में भी जिक्र किया कि पता नहीं बाबा साहब के साथ कैसी घटना घटने के कारण 6 दिसंबर हमारे लिए मनहूस दिन आया। सारी बातों पर आपने जिक्र किया और मैं अब फिर पुनः बड़े सम्मान के साथ, अदब के साथ राष्ट्रीय सह आचार्य जो हर बुधवार को प्रातः 7 बजे बड़े ही स्नेह के साथ में सरल भाषा में हम लोगों को बुद्ध एवं उनके धम्म का वाचन करते हैं, मैं आमंत्रित करता हूं श्रद्धेय एलपी अमृत बोस जी को, जो जबलपुर के रहने वाले हैं। आप आए और अपना अध्यक्षीय भाषण से हम लोगों को अनुग्रहित करने का कष्ट करें। माननीय एलपी अमृत बोस जी। आप अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट नहीं है आपका। आपको बहुत बहुत साधुवाद। फिर से बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करता हूं और आप सबको नमन करता हूं। पूरे भारत से जुड़े सभी प्रबुद्ध साथियों को, सभी बहनों को, सभी भाइयों को, बच्चों को, बेटों को, बेटियों को, सबको सादर सबने नमो बुद्धाय जय भीम कहते हुए जय भीम नमो बुद्धाय। आज का जो विषय था हमारा कि लोकतंत्र में व्यक्ति के अधिकार, आज का ये 3 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन में आप सबको बहुत बहुत साधुवाद है कि हमारे सभी साथियों ने इतना अच्छा उद्बोधन रखा और ऐसा लगता है कि आज का जो समय था प्रत्येक व्यक्ति के लिए कम लग रहा था, क्योंकि उनके अंदर इतना ज्ञान है, इतनी जानकारी है और इतनी पीड़ा है। एक दर्द भी भीतर से महसूस करते हुए हमारे सभी साथी अपनी बात रख रहे थे। सब लोगों ने अपनी अपने विचारों से, जैसे माननीय हमारे दशरथ मौर्य साहब जो उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने लोकतंत्र से संबंधित संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की। हमारे जो दूसरे वक्ता थे परम आदरणीय माननीय जोगेंद्र नाथ सरकार साहिब, पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक सामाजिक वेदना अपने बीच में रखी कि अब लोकतंत्र को बचाना, लोकतंत्र के लिए काम करना हमारी जिम्मेदारी बन गई है। अगर हम इसको नहीं बचाएंगे तो उन्होंने ये भी सबके सामने बात रखी कि फिर आपके पास गुलामी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि हम लोकतंत्र को बचाएं, चाहे उसके लिए जो भी हमें करना पड़े वो करें, अन्यथा फिर हमको गुलामी के रास्ते पे जाना पड़ेगा, हमें गुलामी झेलनी पड़ेगी और हमारे आने वाले भविष्य को इतने बुरे दिन देखने पड़ेंगे जो हमें वर्षों वर्षों तक कोसते रहेंगे कि हमारे पूर्वजों ने जब लोकतंत्र था, जब लोकतंत्र का उनको लाभ मिला और लोकतंत्र का लाभ लेते हुए भी वो लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सके। ऐसे हमारे पूर्वज निकम्मे रहे, ऐसे हमारे पूर्वज कायर रहे जो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए कोई काम नहीं कर सके। एक ये जिम्मा भी हमारे सिर पे रहेगा। तीसरे हमारे परम आदरणीय वक्ता साहब जय प्रकाश प्रियदर्शी जी जो गुजरात से बोल रहे थे, उनको इतना ज्ञान है संविधान के बारे में कि पूरा एक एपिसोड जयमिनी प्रियदर्शी साहब को भी दिया जाए तो वो संविधान को, अधिकारों को बहुत अच्छे से हम सबको समझा सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, कितने ज्ञानी लोग हमारे बीच में
उपस्थित हैं और इतना ज्ञान उनके पास है। उन्होंने बहुत अच्छी कविता भी, बहुत अच्छे कवि हैं, हरिओम पवार साहब की एक कविता भी उन्होंने सुनाई जी कि मैं भारत का संविधान हूं, बोल मैं रहा हूँ। लोकतंत्र का संबोधन हूं। इन पंक्ति के माध्यम से भी जैमिनी प्रियदर्शी साहब ने यह प्रूव किया, यह हमको साबित किया कि हम सबको अब लोकतंत्र के बारे में, संविधान के बारे में विचार करने के लिए, काम करने के लिए लग जाना चाहिए। हमारे जो आज के मुख्य वक्ता थे परम आदरणीय जगदीश प्रसाद बाबू जी, उन्होंने भी अपने विचारों को, सारगर्भित विचारों को, संविधान से लेकर के, लोकतंत्र से लेकर के, अधिकारों से लेकर के स्पष्ट किया। और उन्होंने एक खेद ये भी व्यक्त किया हमारे अपने साथियों के बारे में कि हम क्यों इतने दूर हो रहे हैं। आज हमें संगठित होने की जरूरत है, आज हमें एकता बनाने की जरूरत है। और ये जरूरत हमारी आज से चालू हो जाती है जब तक हम अपने संविधान की रक्षा के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए लड़ करके अपने अधिकार नहीं पूरे कर लेंगे, तब तक हमारा ये काम चलता रहना चाहिए। और इस काम में हमारी कमी क्यों, हमारी अनुपस्थिति क्यों, हम दूर क्यों हो रहे हैं? जहां हमें एक हो करके एकता के साथ अब सामना करना है, वहां हमें चोरी छुपे छुपना नहीं है, हमें आगे बढ़ करके काम करने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने भी निवेदन किया। मैं सबसे आग्रह करता हूं, विनम्र प्रार्थना करता हूं कि जितनी ज्यादा हम संगठन और एकता के साथ इस काम को लेकर के आगे बढ़ेंगे, उतना हमारा कारवां आगे जाएगा और हम अपने काम में सफल होंगे। हमारी बहन जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनको मंगल कामना देता हूं। उन्होंने अभी नई नियुक्ति पाई है और उनसे एक निवेदन करता हूं कि अब आप हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उपस्थित हो गए हैं। आपकी बहुत जरूरत है। हमारी जितनी बहनें पूरे भारत में हैं, सब बहनों को आप आपके जैसा बनाइए, अपने जैसा बना करके इस संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लिए, सामाजिक न्याय परिषद के लिए, धम्म सेवक संघ के लिए हम सब मिलकर के एक जोरदार काम करें, मिलकर के एकता के साथ काम करें। और हमारे जो माननीय संस्थापक अध्यक्ष महोदय हैं, माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, जब भी वो कोई बात व्यक्त करते हैं तो उनके अंदर एक पीड़ा, एक चिंता और एक उदासपन उनके भीतर होता है कि ये मेरा समाज, मैं रात दिन मेहनत करके इस समाज को इकट्ठा करने के लिए, इन लोगों को जोड़ने के लिए और इन लोगों को एक कारवां में, एक माला में पिरोने के लिए रात दिन प्रयास कर रहा हूं। और ये हमारे जो साथी हैं, पढ़े लिखे हैं, ज्ञानवान हैं, जानकार हैं, अनुभवी हैं, लेकिन ये सब होते हुए भी ये अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं निभा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं समझ रहे हैं? तो मैं भी उन सब से, पूरे भारत के सभी साथियों से बहुत निवेदन के साथ अपनी बात को पूरी करता हूं कि आप सब लोग इस लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए एकजुट होकर के आ जाएं और हम सब मिलकर के जो लोग हमारे बाबा साहब के संविधान को, लोकतंत्र को हस्तक्षेप कर रहे हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब दें। उनको बताएं कि हम बाबा साहब की औलाद हैं, हम उस व्यक्ति की औलाद हैं जो करोड़ों के लिए एक भारी था। आज हम करोड़ों, तो हम कितने भारी होंगे, ये बात हमको उन सबको बताना है। चूंकि समय हो गया है, आप सबने मुझे सुना, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय एलपी अमृत बहुत जी। आपने अपनी वेदना के साथ हम सभी लोगों को प्रोत्साहित भी किया और बहुत सुंदर विचारों से आज के विषय को आपने उद्धृत करने का प्रयास किया है। मैं अभी पूरे उसमें कार्यक्रम में देख रहा था कि कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय
बादल सिंह बोस जी नजर नहीं आ रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको नजर आ रहे हैं। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी से अनुमति लेते हुए बोलिए बोलिए साहब, इस बोलाइए साहब। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, सामाजिक न्याय परिषद और धम्म सेवक संघ के स्थापना करने वाले पूरे अमल से माननीय धर्म प्रकाश भारती बोस जी को बहुत ही सम्मान के साथ में, इज्जत के साथ में, अदब के साथ में आमंत्रित करता हूं कि आप हम लोगों का मार्गदर्शन करें, हम लोगों को दिशा निर्देश दें। माननीय संस्थापक अध्यक्ष जी धर्म प्रकाश भारती जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर आपकी आवाज। सभी संत गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए आज की बहुत गंभीर चर्चा के हमारे अध्यक्ष, हमारे सहायक राष्ट्रीय आचार्य LP अमृत साहब, आदरणीय बाबूजी जगदीश प्रसाद जी, आदरणीय दशरथ मौर्य जी, आदरणीय हमारी बहन सुषमा बौद्ध जी, आदरणीय हमारे जोगेंद्रनाथ सरकार जी, हमारे बहुत ही बुद्धिमान जैमिनी प्रसाद प्रियदर्शी साहब, और सभी को मैं सम्मान करते हुए अपने को उनसे जोड़ते हुए अपनी बात को आपके बीच में केवल 2 मिनट रखूंगा, समय बहुत हो गया है। जैसा हमारे LP अमृत साहब ने एक मेरे लिए इंडिकेशन किया सभी के बीच में कि हमारे संस्थापक जी काफी चिंतित हैं कि भाई हम सब लोगों को अपनी जिम्मेवारी को बड़ी तेजी से निभाना चाहिए। तो निश्चित रूप से मैं उनकी इस बात का समर्थन करता हूं और मैं भरोसा दिलाता हूं कि 24 घंटे में से 20 घंटे मुझे हर समय ये चिंता रहती है कि तथागत गौतम बुद्ध, अशोक सम्राट, महात्मा ज्योतिराव फूले, साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी और मान्यवर काशीराम सहित लगभग 150 से ज्यादा हमारे संत गुरुओं का जो संघर्ष है, जिसके कारण हमको आजादी मिली है, जिसके कारण हमको संविधान मिला है, इसकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। एक बात तो मैं केवल यहीं इसको स्टॉप कर रहा हूं। दूसरी बात, बहुत सारे संगठन चलते हैं भारत में और हर संगठन का मुखिया एक बात कहता है, वो कहता है कि साहब हमारे यहाँ कोई व्यक्तिवाद नहीं होगा, हमारे यहाँ किसी व्यक्ति की मोनोपोली नहीं होगी, हम डेमोक्रेटिक सिस्टम से काम करेंगे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से काम करेंगे। लेकिन जब मैं उन संगठनों की और उस संगठन के प्रमुखों की कार्यशैली का अध्ययन करता हूं तो मैं इस नतीजे पे पहुंचता हूं कि उनकी करनी और कथनी में जमीन और आसमान का फर्क है। ऐसा कहते तो हैं लेकिन वाकई करते नहीं। अच्छा, उनकी जो कमी खामी रहती है उसके बाद मेरा दूसरा स्टेप रहता है कि भाई ये जो कमी कर रहे हैं, कमजोरियां कर रहे हैं, उसकी पूर्ति हमको करनी है। मैं ये बातें सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि बुद्धिजीवी वर्ग के साथी अभी जुड़े हैं जूम वेबिनार में। मैं निवेदन करता हूं बड़ा निष्पक्ष भाव से, आपको मैं निवेदन कर रहा हूं बड़े निष्पक्ष भाव से, आप 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, 20 दिन ये अध्ययन करिए, क्या राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में लोकतांत्रिक प्रक्रिया वाकई है या नहीं है, या दूसरे संगठनों की तरह केवल भाषणों में सीमित है? नहीं है। नहीं है मेरी सर। दिल से ये नियत है, मेरे दिल से सच्चे मन से ये नियत है कि वाकई जो कहा जाता है उसको ही पूरा करना चाहिए। इसलिए आप देखते होंगे जितने प्रोग्राम मैं सेंटर ऑफिस में बनाकर स्टाफ को देता हूं उसमें मेरी कोशिश रहती है कि बदल बदल कर हम कार्यक्रम की अध्यक्षता करने का अवसर अपने साथियों को दें।
मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता, विशिष्ट अतिथियों का अवसर दें। और जब मुझे स्टाफ के साथी या मेरे और शुभचिंतक साथी कहते हैं कि साहब आप तो संस्थापक है, आपका नाम लिख दें, तो मैं कहता हूं यार ऐसा करके आप रहते रहेंगे तो फिर तो मोनोपोली हो जाएगी ना। मोनोपोली हो जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा कि जब मेरी कोई अध्यक्षता या मेरा वक्तव्य नहीं होता तो मैं कार्यक्रम से जुड़ता हूं, लेकिन मैं अपना वीडियो ऑडियो ऑफ रखता हूं। कार्यक्रम से सिर्फ इसलिए जुड़ता हूं कि अगर 10 लोग बोल रहे हैं तो 10 लोगों का आईक्यू लेवल, 10 लोगों की सोच, 10 लोगों की दिल की तमन्ना और चाहत, उन 10 लोगों का समाज और मिशन के प्रति समर्पित भाव, यदि हम सुनेंगे नहीं गंभीर होकर तो तय कैसे कर पाएंगे? अगर तय करना है तो गंभीर रूप से पर्दे के पीछे से जी, बहुत सही। बोलने वाले व्यक्ति को ये पता नहीं चाहिए, चलना चाहिए कि संस्थापक साहब भी सुन रहे हैं। सुन रहे अगर हैं। ये पता होगा तो फिर वो दिल की बात नहीं कह पाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं मिलावट हो जाएगी। ये मेरा अनुभव है 40 साल का सामाजिक संगठन का, है ना। एक ये बात हो गई, है ना। दूसरी बात, जैसा मैं देख रहा हूं आज दूसरा दिन है, अभी हमने ये सोचा था कि 3 दिन 4 दिन हम इस विषय पे चर्चा कराएंगे, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ये हमें कम से कम 25 मई तक ये चर्चा कंटिन्यू रखनी चाहिए। जी, जैसा हमारे साथियों में नॉलेज है, जैसा हमारे साथियों के मन के गुबार निकल रहे हैं, उनके दिल और दिमाग की प्लानिंग और योजना जो सामने आ रही है, जी, जी, उससे लगता है कि जैसा धर्मप्रकाश भारती सोचते हैं ऐसा इस देश में करोड़ों लोग सोचते हैं। साधु साधु साधु। अकेले धर्मप्रकाश भारती ऐसा नहीं सोचते, करोड़ों लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन उन पर अपने दिल और दिल की बात और दिल की विचारधारा को समाज के बीच में रखने का या समाज के सामने लाने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं। नहीं। और जहां जहां वो जुड़े हैं वहां जो अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं वो लड्डू जलेबी रसगुल्ले चाहे जितने बांटते हों, सच्चाई ये है कि वो एक बर्फी का पीस अपने साथियों तक नहीं पहुंचने देते। जी। मेरा ये अनुभव है, मैं कड़वी बातें कह रहा हूं। अंबेडकर जयंती के जितने प्रोग्राम हुए उसमें मैंने अपनी बात 2 जगह से शुरू की। मैंने पहले ये कहा कि व्यक्ति जब ज्यादा मीठा खाता है तो निश्चित रूप से वो शुगर का मरीज हो जाता है। और समाज में जब मीठी मीठी बातें की जाती हैं या मिशन के बीच में जब मीठी मीठी बातें की जाती हैं तो पूरा समाज शुगर का मरीज हो जाता है। मीठी बातें करो, सम्मान करो, अच्छी बात है, लेकिन महापुरुषों की जयंती जब मनाओगे और उनके जीवन पर सही बात, सही तथ्य, सही उनका मार्गदर्शन अगर समाज के बीच में नहीं रखोगे, ये मन में संकोच रहेगा कि ये बुरा ना मान जाए, जिसने मुझे बुलाया ये बुरा ना मान जाए, जिसने मुझे बढ़िया काजू बर्फी का नाश्ता कराया ये बुरा ना मान जाए, तो भाई हम कोई सच्चा मार्ग, अच्छा रास्ता नहीं अपनी आने वाली नस्लों को दे पाएंगे। बाबूजी बुरा मत मानना मेरी इस बात को। यहीं से मैंने शुरू की। मैंने कम से कम 100 से अधिक अंबेडकर जयंतियों में मैं चीफ गेस्ट रहा इस बार। इसलिए रहा कि नेता सब चुनाव में व्यस्त थे, अब हम तो नेता है नहीं, फ्री हैं। तो जिस कमेटी की भी मीटिंग हुई उन्होंने कहा सर को बुलाना है। अब मैं कह रहा हूँ भैया मेरा लखनऊ में प्रोग्राम लगा है, मेरा यहाँ लगा है कि नहीं सर आप आओ 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। अब 2 मिनट होती है कहीं सर? हमको ही माइक मिल जाए तो 1 घंटा तो हमको ही लग जाता है, तो 2 मिनट कहाँ से हो? तो लोगों ने एक्सेप्ट किया इस बात को, तमाम पढ़े लिखे अधिकारियों ने जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। बाद में उन्होंने कहा साहब वक्त की जरूरत है, जो बातें आपने कही। मैं
ये आपकी 10 सेकंड लेके बता रहा हूं, मैंने जो उनको बातें कही, कड़वी बातें। मैंने अच्छा बताओ बाबा साहब के किस भाषण में, बाबा साहब की किस किताब में, बाबा साहब के किस संदेश में लिखा है कि बाबा साहब ने कहा मेरी जयंती मनाना, मेरी तस्वीर लगाना, मेरी फोटो लगाना, अगरबत्ती लगाना, मोमबत्ती लगाना, किस का मेरा ज्ञान बढ़ा दो, मेरी नॉलेज बढ़ा दो। एग्जाम्पल मैंने कहा 1948 में एक उनका कार्यक्रम था कानपुर में। उस समय के हमारे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की जो छात्र विंग थी, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को एक प्रशंसी पत्र भेंट किया और उस प्रशंसी पत्र में उन्होंने बाबा साहब की तारीफ के पुलंदे बांधे। पुलंदे मैं कह रहा हूं, हकीकत ये थी कि बाकी उनका जीवन संघर्ष था। जी। तो जब बाबा साहब ने अपनी स्पीच शुरू की तो बहुत बड़ा दुख व्यक्त किया बाबा साहब। उन बच्चों को कहा कि आपने जो मेरी प्रशंसा की है, मुझे जो प्रशंसी पत्र आपने भेंट किया है, मैं इसको पढ़कर और सुनकर बहुत दुखी हूं। और मेरा दुख ये है कि मैं आप लोगों को सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन के लिए तैयार करना चाहता हूं और आप मेरे मकसद को, मेरे उद्देश्य को, मेरे संघर्ष को भूल गए। आप मेरी प्रशंसा और मेरे गुणगान में लग गए। ये मेरा दुख का कारण है। ये बाबा साहब के शब्द बोल रहा हूं। जी जी सर। जी जी। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जिस गांव से निकले, जिस शहर से निकले, जिस मोहल्ले से निकले, यदि आप बड़े अधिकारी बनते हैं, छोटे अधिकारी बनते हैं, तो समाज पर एक उपकार कर दीजिएगा। एक उपकार, एक वर्ष में एक बार आप उस गांव में जाकर एक रात जरूर सोना। ये मैं चाहता हूं। इससे ज्यादा मेरी उम्मीद नहीं है कि इससे ज्यादा आप लोग कर पाओ। चाहत तो मेरी ज्यादा है, जी लेकिन आपको देखकर मुझे लगता नहीं कि इससे ज्यादा कर पाओगे। कर पाएंगे। लेकिन एक रात भी अगर उस गांव में जहां आपका जन्म हुआ है, एक रात भी आपने अधिकारी बनकर, ऑफिसर बनकर उस गांव में एक रात भी अगर आप सो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि मेरी कुछ बात आगे बढ़ेगी। इस किस्म की बातें मैंने इस बार जयंती में रखी पूरी। लोगों ने एक्सेप्ट किया, कहा कि वाकई सही है। बहुत सारी बातें रखी कि मुट्ठी भर लो। मैंने एक बात और उनको रखा कि जब हमारे दूसरे दादा और तीसरे दादा, इतिहास उठा के देख लो 1948 तक का, चौथी पास नहीं थे। चौथी क्लास पास अगर कोई मिल जाता था, हमारा तीसरा दादा, तो बड़ी तोप होता था। जी। 20-20 किलोमीटर के लोग चिट्ठी पढ़वाने के लिए उसी दादा पे आते थे जो चौथी पास होता था। लेकिन उस वक्त जब हमारे दादा, तीसरे दादा, चौथे दादा, दूसरे दादा के पास शिक्षा नहीं थी, डिग्रियां नहीं थी, पक्के मकान नहीं थे, झोंपड़ी में रहते थे, जी। मोटरसाइकिल तो छोड़ो, साइकिल नहीं थी, पैदल चलते थे 20-20 किलोमीटर। लेकिन बाबा साहब के साथ खड़े हुए और उन्होंने 6000 वर्ष की गुलामियों की जंजीरें काटने का काम किया। क्यों? क्यों? पढ़े लिखे नहीं थे, धन दौलत नहीं था, लेकिन ईमानदार थे। समाज के प्रति और बाबा साहब के प्रति ईमानदार थे। आज लाखों करोड़ों के बीच में हमारे पास ग्रेजुएट लोग हैं, हजारों के बीच में हमारे पास IAS, IPS, RIS लोग हैं, और संविधान खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। अध्ययन करो सच्चे मन से। अपने बच्चों की कसम खाकर 2 मिनट आंखें बंद करके अध्ययन करना। कारण क्या है?
आप करते रहना, मैं आज आपको बता के जा रहा हूं। कारण यह कि जितने लोग पढ़े लिखे, जितनी बड़ी बड़ी नौकरियों पर गए, जितने बड़े बड़े उनके मकान बने, जितनी बड़ी बड़ी कार उनके पास आई, उतने ही बड़े बेईमान हो गए वो। यस यस यस, राइट सर। सही बात। उतने बड़े ही वो समाज के प्रति विश्वासघाती हो गए। इसका कारण है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा दिए गए अधिकारों को भी आज हम नहीं बचा पा रहे। इस किस्म की बातें रखी मैंने कुछ उसके टिप्स जी छोड़े जी आप लोगों के बीच में। जी जी कीप साइलेंट सुना सबने। तो मैंने ये भी कहा कि मैं बहुत दुखी होकर आज आपको सिर्फ कड़वी कड़वी बातें बता रहा हूं, क्योंकि मीठी मीठी बातों से पूरा समाज बीमार पड़ गया है। मुझे लगता है कि आज हमें औषधि देने की जरूरत है। तो ये सब रहा, तो इस सबको देखकर ये भी जो प्रोग्राम रखा कि भाई लोकतंत्र में व्यक्ति के अधिकार, दूसरा दिन आ जाए लोकतंत्र में अगर हमको 100 अधिकार मिले हैं, 100 एक कलम बनाते हैं, तो देखिए कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। हमने उसको खोला नहीं, ओपन नहीं किया। चाहते तो हम उसको ओपन कर सकते थे। कॉमन सेंस ये है कि इस समय वर्तमान में जो हम खड़े हैं, जिस वर्तमान में हम चर्चा कर रहे हैं, उस समय हमें किस अधिकार पे चर्चा करनी है। तो एक नंबर बनाइए, एक नंबर बनाइए, एक के बाद फिर 100 तक जाइए। तो एक नंबर जो आप बनाएंगे तो लोकतंत्र में हमें सबसे बड़ा अधिकार अस्त्र शस्त्र जो बाबा साहब दिए वो है वोट का अधिकार। जी और 2024 वोट से ही इस देश की तकदीर तय होगी, किस्मत तय होगी। समझ रहे कि नहीं? जी सर, जी सर। तो हमने कहा आईक्यू लेवल हमारे समाज के, जिनको पूरे देश को तैयार करना है, देश को लीडरशिप देनी है, उनका आईक्यू लेवल, उनकी सोच, उनका मार्गदर्शन, उनकी तमन्ना सामने आनी चाहिए। अच्छा है, बहुत अच्छी बातें कल भी हुई, आज भी हुई हैं, और मैं चाहता हूं कि कम से कम ये हमें 25 मई तक ये प्रोग्राम चलाना चाहिए। नेक्स्ट हमारी प्लानिंग ये है कि अब जैसा भी 4-4, 5-5, 6-6 लोग हम रख रहे हैं, जी जी इसके आगे रखेंगे हम, जो हमारा मुख्य वक्ता होगा उसका 30 मिनट होगा। जी जी सर, बिल्कुल। 30 मिनट कम से कम वो ब्रीफ करें कि वर्तमान समय में हमें हमारे विशेषाधिकार, लोकतंत्र में मिले अधिकारों का इस्तेमाल लोकतंत्र की रक्षा के लिए करना, और कैसे करना है, क्या सुझाव हो सकते हैं, जी क्या उसका रास्ता हो सकता है, कौन सा उसका तरीका हो सकता है, वो हमको चर्चा करनी है ना। मैं ज्यादा जी समय लेके आपका फिर मैं निवेदन कर रहा हूं, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को संपूर्ण रूप से हम लोकतांत्रिक, संवैधानिक और मिशनरी संस्था बनाना चाहते हैं। 21 जून से 25 जून का जो प्रोग्राम था जम्मू कश्मीर में, वो इसी के गहन चिंतन के लिए था। कई बार मेरे द्वारा ये बताया भी गया था कि भाई हम लोग मई और जून के फर्स्ट वीक तक तस्वीर क्लियर हो जाएगी हमारे देश में कि कौन सेंटर की गवर्नमेंट में आ रहा है, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। कई बार बताया गया, लेकिन ये प्लान भी हमारा फेल हो गया। फेल क्यों हो गया? अब सबने सोचा कश्मीर में प्रोग्राम है, अब मेरे को तो जाना ही जाना है। जब मुझे जाना तो क्यों ना पत्नी को भी साथ ले चलो। अब कश्मीर रोज तो मिलेगा नहीं, पत्नी चल रही है तो बेटे ने कहा पापा आप जा रहे हैं तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं और मेरी वाइफ भी चले। तो लगा यार हम चल रहे हैं तो बहू को और बेटे को भी ले चलते हैं। 15 दिन के अंदर उस कार्यक्रम का स्वरूप ही बदल गया। और जब हमें पता चला कि सबने टिकटें भी करा ली है, तो मैंने इंजीनियर रमेश वनगोत्रा साहब से बात की है। मैंने कहा देखो सबने टिकट करा लिए हैं, पत्नी के साथ, बेटे के साथ, बहू के साथ, नाती के साथ, पोते के साथ, तो अब केवल एक दिन की मीटिंग रख लो, एक दिन चर्चा कर लेंगे, 3 दिन इनको फिर आप कश्मीरी घुमा दो।
चूंकि हम मीटिंग रखेंगे, हम गहन चिंतन और अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, और उनके दिलो दिमाग में ये रहेगा कि बहू भी आई है, बेटा भी आया है, अभी इसको मुझे घुमाना है, ग्लोबल भी दिखाना है, ये भी दिखाना है, वो भी दिखाना है। तो ना ये काम हो पाएगा, ना वो काम हो पाएगा, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। मैंने माननीय बादल सिंह बोस साहब से बात की 1-1.5 घंटे तक। मैंने कहा ये तो सब अब क्या करें? तो बोले ठीक है साहब, अब सबकी मर्जी होने दो, फिर एक लिस्ट बनाओ, और लिस्ट बना के कहीं एक ऐसी जगह सुनिश्चित करो कि उनको बोलो रेडी रहो। 24 घंटे पहले आपको पता चलेगा कहाँ पहुंचना है। यस यस ये ठीक है सर, ये बिल्कुल सही है। 24 घंटे पहले जब उनको पता चलेगा कि कहाँ पहुंचना है, तो फिर परिवार फैमिली से बच जाएंगे वो लोग। नहीं सर, वैसे भी सब कामों में फैमिली नहीं जाती है सर। पहले बाबूजी थोड़ा गलत हिंट कर हो रहा हूं मैं? जाता तो ना। हमारी तो उदारता ये ही सारी हमको बातें हैं। खतरा पैदा चलिए, करती बहुत है। अच्छा। और अंत में मैं एक बात कह के निवेदन कर रहा हूं। बाबा साहब की बात है, वो मेरी अपनी बात नहीं है। बाबा साहब ने कहा है, अपना सब कुछ मिटाकर, जी सब कुछ बर्बाद करके, सब कुछ मिटाकर, सब कुछ बर्बाद करके इस देश को कभी हिंदू राष्ट्र मत बनने देना। हिंदू राष्ट्र बहुजनों के लिए एक कलंक होगा। ये बाबा साहब के शब्द, मेरे शब्द नहीं है। तो ये 2024 का चुनाव है, इसे गंभीर, बाबा साहब के एक एक शब्द को दिल से लीजिएगा। पूरे समाज को लेना चाहिए। SC ST OBC और धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक समाज, जिनकी संख्या लगभग इस देश में 100 करोड़ से ऊपर है, उनके लिए चुनाव मरण और जीवन का है। क्यों साहब? जी जी सर, सर। बिल्कुल सर। इसीलिए हमने ये विषय रख के ये चर्चा कराना शुरू किया है। जितने भी संसाधन हैं, जितने भी बुद्धिजीवी और समर्पित भाव के लोग RVM से जुड़े हैं, जितना कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना करें, उतना करें कि हम संविधान से खिलवाड़ करने वाले, लोकतंत्र से खिलवाड़ करने वाले लोगों को लोकतंत्र में कामयाब नहीं होने देंगे। जितनी भी ताकत है, हो जाए तो भी ठीक है, नहीं हो जाए तो भी ठीक है। हो जाएगा तो उस लेवल से चर्चा करेंगे 22 जून को, 21 जून को श्रीनगर में। जी नहीं हो पाएगा तो क्या करना है? देखो, मैं तो आगरे का साथी हूँ। दिल्ली में एक बार मेरी बात चल रही थी, तो मुझसे कुछ साथियों ने क्या कि साहब अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? तो मैंने, भैया मैं तो आगरे के रहने वाला हूँ और जूते बनाने का काम करता था। मेरे तो सीधी सीधी दिमाग में आती है कि जो काम नहीं बने बातों से, फिर वो काम बनेगा लातों से। जूतों से, जूतों से सर। जिसको प्यार की भाषा समझ नहीं आती, फिर उसको जूते की भाषा बहुत अच्छी समझ में आती है। क्यों? जी सर। कोशिश है संसद में हमारे लोग हों, समझ रहे नहीं? जी सर। हमारी विचारधारा के लोग हों। वो और कैसे कोई हो सर? कारण हो जाए कि संसद में हमारी विचारधारा के लोग नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर सड़कों पे मजबूत मजबूत जूते होने चाहिए। संसद में नहीं जा पाएंगे, हमारी मजबूरी होगी, लेकिन सड़कों पे कोई रोकेगा, ये किसी के बाप की ताकत नहीं। मान्यवर काशीराम साहब भी कहते थे, झंडा और झंडे में डंडा। जितने पुराने लोग रहे, जी जी जी। मजबूत होना चाहिए झंडा, और झंडे में डंडा। 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 काशीराम साहब कहते थे कि नहीं? तो जी वही काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। जी, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करते हुए माननीय अध्यक्ष जी, आपने अपनी पीड़ा को बताते हुए और लोगों को प्रोत्साहित करते हुए आज हम लोगों को, जूम पर जुड़े हुए सभी लोगों को दिशा निर्देश दिया। मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, और अगर अध्यक्ष जी की अनुमति हो तो हम लोग समापन की तरफ बढ़ें।
सर इंजीनियर साहब कुछ बोल रहे थे सर, उनको माननीय इंजीनियर साहब। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कुछ बोल बोला रहे थे कि सर। अगर संसद में भेजने हैं बंदे तो कैसे भेजने हो और किस तरह से भेजने हैं। माननीय भेजना इंजीनियर सर? साहब, जिनको पहले भेजा था उन्होंने क्या किया और अब जो भेजेंगे उन्होंने क्या करना है, इसके बारे में बोला, उस पर मैं चर्चा करता था। तो साहब ने लास्ट में बोला ना, झंडे में डंडा, डंडे में झंडा। झंडा तो है, डंडा भी है, जूता भी है हमारे पास, लेकिन कब बजेगा ये भी देखना है ना। रोड ऊपर 4 नहीं जून उतरेंगे के तो बाद तय कुछ नहीं करना है। गिरेगा। वो भी देखना है ना। इंजीनियर साहब, 4 जून मुझे डॉक्टर ने मना किया बोलने के लिए, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। इंजीनियर साहब, हाँ जी 4 जून के बाद तय करना है, बजेगा कि नहीं बजेगा। सर, मेरे पास तो डंडा भी है, मेरे पास जूता भी है और सब कुछ है। न, मैं चलिए, सब कुछ चलिए। मानता हूँ, लेकिन शर्म नहीं है लोगों को। कोई बात चलिए, नहीं। बहुत बहुत इंजीनियर शर्म साहब, नहीं है लोगों को। आप पुरानी बातों को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि उस वक्त इमरजेंसी के बाद भी किसी राजनीतिक दल का कोई हाथ नहीं रहा जयप्रकाश नारायण जी के मैं साथ में। सर टू बी फ्रैंक बात कर रहा हूँ। 80 के बाद आज तक मैंने बीएसपी को वोट डाला है। जी, 80 के बाद 80 के बाद आज तक बीएसपी को वोट डाला है। बट क्या मिला हमें, ये बता दो मुझे। जी जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए सर, अब मैं आदरणीय अध्यक्ष जी की अनुमति के आधार पर सबके सत्ता। आप जी सबकी जी, सभी भावनाओं लोगों को बहुत सादर बहुत साधुवाद बोलते हुए, सबका स्वागत करते हुए, सम्मान करते हुए अब हम समापन की ओर चलते हैं। तो हम सभी लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग अपने अपने करना चाहिए। अपने अपने को अनम्यूट कर लें और अनम्यूट करके सभी लोग हाथ जोड़ लें। सभ्य सत्ता के द्वारा हम जिससे इसका समापन कर सकें। सभी लोग अभी अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। जयमीम प्रियदर्शी भी आपने अनम्यूट पा रहे हैं और भी लोग अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। चलिए हाथ जोड़ लीजिए और हम लोग सभ्य सत्ता करते हैं। कोशिश करिए कि एक आदमी की आवाज में एक सभ्य सत्ता हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग बहुत अलग अलग